हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईज हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मीकांत के बारे में। लक्ष्मीकांत पॉलिटी का जो आपका बुक है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि पॉलिटी के लिए उनको स्टैंडर्ड बुक में लक्ष्मीकांत जो है वह कवर कराया जाए। लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्या यूपीएससी का पूरा जो सिलेबस है आपका प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से क्या ये बुक कवर करती है, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है या स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है, क्या क्या आपके और मन में सवाल होते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि लक्ष्मीकांत जो है आखिर इस बुक को आपको पढ़ना कैसे है। अगर हम इन 4-5 स्टेप्स को समझ लें तब हम बहुत हद तक इस बात का आंसर निकाल लेंगे कि कैसे और कब कहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ें, शुरुआत कैसे करें, मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगी। नोट्स कैसे बनाएं, बुक में हाईलाइट क्या क्या करना है, पूरी बुक हाईलाइट करनी है नहीं करनी है, उन सभी पर बात करेंगे, है ना। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए उनको कब हल करें और अगर आप एक दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तब उसको कैसे पढ़ें। लक्ष्मीकांत के कुछ टॉपिक्स ऐसे थोड़े से आपको टिपिकल लग सकते हैं, टफ लग सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने ह्यूमैनिटीज आपका बैकग्राउंड्स नहीं रहा और आपने अगर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को सीधा पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, बहुत आसान भाषा में है और चीज़ों को बहुत ऐसे बहुत डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ना मिलकर आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव फैक्चुअल मिलते हैं जिससे कि आपको पढ़ने और याद रखने में चीज़ों की आसानी होती है। बट आप एक जो चीज़ लैक कर रहे होते वो होता है इंटरलिंक, वो होता है उसका बेसिक समझ, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जो समझ है वो हमें लक्ष्मीकांत में नहीं मिलती है, वो हमें मिलती है एनसीईआरटी में। सो फर्स्ट यू रीड द एनसीईआरटी, देन फिर आपको जो है पॉलिटी को पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी भी कौन सी, कोई भी किताब अगर ना पढ़नी हो तो आप सिर्फ, मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान, ठीक है, ये वाला जो बुक है आपका, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे आपको बहुत ज्यादा जो आइडियाज है, क्लास 11 का बुक है ये आपका पॉलिटी का, ठीक है, आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें उसका आइडिया मिल जाएगा। क्या आप इन दोनों को साथ साथ में पढ़ सकते हैं? हाँ, ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस बुक से जुडिशरी को पढ़ लिया, अगर आपने इस बुक से जुडिशरी को पढ़ लिया, न्यायपालिका को पढ़ लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका को यहाँ से पढ़ लिया, बेसिक्स आपके क्लियर्स हो गए, आपकी इंटरलिंकिंग जो है वह सारी चीज़ें अच्छी हो गई, टॉपिक्स आप समझने लगे। इसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी से आगे जाकर स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेना है। लगभग देखो हम देखेंगे कि 80 चैप्टर्स जो है लमसम इसमें होते हैं और आप देखेंगे कि लास्ट के जो चैप्टर्स है वह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर बाकी सारी चीज़ें, है ना, वो आपको थोड़े से मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव अगर हम प्रीलिम्स की बात कर लें। तो यहाँ पर देखो कि अगर 600 पेजेस हैं तो आप इसको पढ़ कैसे सकते हो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप ऐसे अपना एक दिन का जो लक्ष्य है वह बना सकते हो कि हाँ मुझे एक दिन में जो है वह एक टॉपिक करना है, या फिर समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो जो पार्लियामेंट का टॉपिक है ना, ये लगभग आई थिंक 40-45 पेजेस में है। अब आप इसको कैसे एक दिन में हजम करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तब आपको कोशिश करना है कि इसको जो है वह आप 2 डेज में चाहे तो पढ़ ले। तो कई तरीके हो सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि 600 पेजेस है तो आपने डिवाइड कर लिया कि चलो मैं 20 पेजेस जो है वह मैं पर डे इसके कंप्लीट करूंगा, है ना, 20 पेजेस जो है वह पर डे जो है इसके कंप्लीट करूंगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और अगर ऐसा लगता है कि नहीं कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा या कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी बल्कि क्या करना है, टॉपिक वाइज हमें चलना है, तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ चुके हो उसके बाद से आप शुरुआत कर सकते हैं और जो जो टॉपिक्स आप बेसिक्स के पढ़ते जाए उन टॉपिक का स्टैंडर्ड करते जाए, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं 5 स्टेप्स आपको बताती हूँ और इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको शुरुआत में क्या करना है, रीडिंग करना है। ठीक है, जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, पढ़ना है कि आखिर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को समझ रहे हैं तो प्रियम्बल क्या है आपको उसको आसान शब्दों में समझना है। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि जो लिखा हुआ है आप उसका जो अर्थ है वह भी समझ सके। समटाइम्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक जो सिंपल लाइन लिखी हो उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ें। फर्स्ट आपको रीडिंग करनी है, सिंपल तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, सो रीडिंग और फिर समझने की कोशिश। सेकंड जो हमें करना है
हमें चैप्टर्स को कोरिलेट करना है, ये फर्स्ट था। सेकंड स्टेप जो आप अपना सकते हैं वह क्या अपना सकते हैं, चैप्टर्स को कोरिलेट करना, एक दूसरे से के साथ पढ़ना। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट को पढ़ लिया, ठीक है, और अब आपने गवर्नर को भी पढ़ लिया, तो सेकंड में आप क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो पावर्स है उसका एक कंपैरिजन, या फिर अगर आपने पीएम की स्थिति को पढ़ लिया है, प्राइम मिनिस्टर की स्थिति को पढ़ लिया है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति जो है वह आपको देखनी है सीएम के बारे में, और इनके जो पावर्स है उसमें क्या अंतर है उसको समझना है। सो सेकंड आपको क्या करना है कि आपको कंपैरेटिव बेसिकली क्या करना है, कोरिलेट करना है चैप्टर्स को, है ना, ये सेकंड आपका होगा। चैप्टर्स को क्या करेंगे बच्चों, कोरिलेट करके आप इसको पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसके लिए इस तरह से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ यूपीएससी इस जगह से क्वेश्चंस जो है वह पूछता है। ये आपका दूसरा तरीका था। तीसरा देखो, तीसरा जो सिस्टम आपको अपनाना है वह है आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, नोट्स बनाने और टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, थर्ड में माइंड मैप्स अब बनाने हैं आपको, माइंड मैप्स, नोट्स, फ्लो चार्ट्स, ये आपको हेल्प करेगा क्या, ये नोट्स बनाना, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगी, बिकॉज ऑफ जब आपका एग्जाम पास में होता है तब एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और चीज़ों को समझने के लिए भी नोट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। सो आपको क्या करना है कि आपको नोट्स जो है वह बना लेना है। देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर आपने केवल आप पहली बार ही अगर पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तब आपको चीज़ें एक साथ सब समझ में नहीं आएंगी, पर अगर आपका बेसिक अच्छा है आप एक साथ भी इन तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। देखो कैसे कि मान लीजिए पहले आपने रीडिंग कर लिया एक चैप्टर को, और उसी के साथ साथ आपने क्या किया, रीडिंग के साथ साथ प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इसको आपस में कोरिलेट करके पढ़ लिया, इसके पीवाईक्यूज लगा दिए, हो गया काम खत्म। अगर देख लिया कि मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये मेंस का एग्जाम पैटर्न उस तरह से देख लिया, हो गया काम खत्म, है ना। तो इस तरीके से भी जो चीजें हैं आप कर सकते हैं, साथ साथ आपने जो नोट्स है वह भी प्रिपेयर कर लिए। पर अगर आपको समय लग रहा है, बहुत शुरुआती स्टेज है आपकी, बहुत आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले आप चाहें तो एक बार रीडिंग कर लें, फिर आप जो है वह कोरिलेट करना सीखे चैप्टर्स को, और फिर आपको जो है वह माइंड मैप बनाने हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको अभी आप देखेंगे आई थिंक 7th एडिशन हिंदी में भी आ चुका है, 7th एडिशन है ना, 7th एडिशन। सो देखो ये जो बुक है, मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी हम देखेंगे। देखो भाग 1 इंडेक्स में आप देखेंगे सबसे पहले जो पार्ट 1 है ना, ये शुरू है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, कि संविधान कहाँ से शुरू हुआ, संविधान के प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो आज मुझे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि किस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रख पाऊंगा, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड देखो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे, संविधान सभा कैसे बनी, और बाकी सारे उनके क्या काम थे, क्या उन्होंने किया, कौन कौन सी बेसिक वैल्यू, सारी चीज़ों को अपनाया। सेकंड, थर्ड संविधान की प्रमुख विशेषता, ये सारी चीज़ जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो सारी चीज़ों से परिचित हो जाते हो, फिर आप जाके इसको जो है वह सारी से कवर कर पाओगे। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि जैसे अगर आपने मान लीजिए जुडिशरी का जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी से पढ़ लिया, तो फिर आप लक्ष्मीकांत में जुडिशरी को पढ़ लो, ठीक है, क्लियर है। सो देखो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, संविधान में संशोधन है, इसके पहले आपके फंडामेंटल राइट्स भी है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि आपने एक दिन जो है वह पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 1 में जो है टोटल 11 चैप्टर्स है, ठीक है। पार्ट 1 में तो आप अपने ये जो पार्ट 1 है जिसमें पूरा संवैधानिक ढांचा बताया गया है, जिसमें देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान का निर्माण कैसा हुआ, ठीक है, संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, नागरिकता का संबंध, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, और बेसिक स्ट्रक्चर,
है ना, और बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 चैप्टर्स है। अब आपने इन 11 चैप्टर्स को देखा कि मुझे इसे 2 या 3 डेज में या 5 डेज में कवर करना है। और ये चैप्टर्स ये देख लो कि जैसे आपने डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो फर्स्ट एनसीईआरटी देख ली, एनसीईआरटी देख ली, जस्ट रेडी कर लो, मत बनाओ, चलो नोट्स मत बनाओ, इसके साथ पढ़ो, मत बनाओ नोट्स, है ना, रीड करो एनसीईआरटी को और फिर इस पे आ जाओ। तब एक साथ आपको जो सारी चीज़ें वे समझ में आ जाएंगी। एक जो हमारा बेसिक लैक होता है कि नहीं, अब हम जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बीच में हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी सिखा देगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है पूरा इसको कवर कर लिया। ये इंपॉर्टेंट ऐसे सेगमेंट, ये सारे 11 चैप्टर्स की मैं बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी के PYQs लगा लिए, एक आपका कवर हो गया। ठीक है, रिविजन आपको साथ साथ जो है वह करते रहना है। अगर आपने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट का एक बार जस्ट रिवाइज कर लो, 10 मिनट ही तो लगेंगे, 15 मिनट्स लगेंगे, चलो, है ना, जल्दी से रिवाइज किया, देन फिर स्टार्ट किया, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड में आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्ट जो सेकंड है उसमें हम सरकार की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं गवर्नमेंट के बारे में वह पढ़ेंगे, है ना। तो आपने इसके लिए भी अपने जो डे है वह डिसाइड कर लिए कि अच्छा ये कंपैरेटिवली जो है वह बड़ा है, मैं इसको 15 डेज में करूंगा या मैं इसको 10 डेज में करूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो ये सेकंड वाला है देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप देखेंगे कि लास्ट में इसमें जो चीज़ें सारी एक साथ दी हुई होती है, जो आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के टोटल जो आर्टिकल्स है 1 से लेकर 395 तक, संविधान के सारे अनुच्छेद इसमें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जब जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तब तब वो अनुच्छेद जो है वह पलट कर देख लें, या फिर आप स्पेशली भी जो है 5-5, 10-10 जो आर्टिकल्स है वह डेली याद करने का। अब जैसे ये वाला जो है, ठीक है, इधर लगा दो, अपना फ्लैग लगा दो कि मुझे जो है वह डेली 10 आर्टिकल्स देखने हैं। ठीक है, 10 आर्टिकल्स देखने हैं, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको केवल अंडरलाइन कर देना कि मुझे आर्टिकल 51A तक तो देखो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद के आर्टिकल्स आप देखेंगे कि फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। तो जो बार बार पूछे गए हैं, मान लीजिए जैसे आपको लगता है कि चलो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, किसी फंडामेंटल राइट की बात करिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया कि ये तो मुझे याद ही रखना है। या फिर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, जैसे कि मान लो मैंने एक ये पेज पढ़ा है ना, और इस पेज को पढ़ते समय मुझे याद आया यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में। तो इस तरह से एक विजन मिल जाता है कि अच्छा इसमें इस तरह की जो बातें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो इस तरह से स्टिकी पैड्स जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप लिख दें और यहाँ पे लिख दें कि हाँ यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन है इसको पूछा था। या फिर आप अगर मान लीजिए संसदीय समितियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तब भी आप इस तरह से जो यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना के लिखते हैं कि यह क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ से पूछा हुआ है। आपके जो एक थोड़ा सा इंसाइट्स रहेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, मान लीजिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि चलो यूपीएससी ने 2022 में यहाँ से क्वेश्चन जो है वह पूछा, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रहेगा। अब जैसे कि देखो लोकल गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, है ना, तो लोकल गवर्नमेंट आपने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट के बारे में सबसे पहले तो आप देख लो कि आपकी जो बुक है उसमें जो 10 पेज लोकल गवर्नमेंट के दिए हुए हैं उसमें से ये केवल 5 ही उसमें हेडिंग्स है। ये 5 चीज़ें हमें मान लो इसमें पढ़ना है। पंचायती राज में विकास किस किस समितियों के बीच में हुआ, ठीक है, किस किस समितियों में क्या क्या सिफारिशें की गई, तो ये स्टार्टिंग में इवन ये लिख लो कि जो विकास है वह कैसे हुआ, है ना, क्या क्या समितियां थी। 73, 74 संशोधन पढ़ना है, इसकी विशेषताएं पढ़नी है। 11वीं 12वीं अनुसूची पढ़नी है। 1996 का पैसा एक्ट पढ़ना है। तो आप इस तरीके से जो एक शॉर्ट नोट्स है वह बना सकते हैं। नोट्स बना लो, आप चाहे तो पहले सारे नोट्स बना लो, है ना। नोट आप ऐसे कर सकते हैं कि केवल आपने शॉर्ट पॉइंट लिख दिए। देखो ये टेक्निक बहुत अच्छी भी है कि अगर आपको 20 पेज पढ़ना है, आपने ये देख लिया कि मुझे इसमें केवल 5 पैराग्राफ्स ही है या फिर केवल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, अब आपने उसको पहले लिख लिया, फिर एक एक करके सबको पढ़ते गए। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो साथ साथ भी आपकी ये प्रक्रिया हो सकती है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर कर लो, ठीक है। अब जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो इसका विकास कैसे हुआ, क्या विशेषताएं है, और आर्टिकल 243 12वीं अनुसूची, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली। तो आपने लिख लिया। और एक देखो इस तरह के जो फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, ये आपके 10 पेज को
आपको विद इन कुछ मिनट्स में ही रिकॉल करा देंगे कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, आपको कुछ मिनट्स में। और अगर आपने ठीक तरीके से सारा चैप्टर पढ़ लिया है तो एक बेनिफिट आपको ये हो सकता है, कि आपको केवल एक पेज देखने पे सारी चीजें जो है वह याद आ जाएंगी कि अच्छा ये जो है हमने इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो एक और चीज जो है वह बड़ी टफ सी लगती है, जैसे कि आपने मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, आपने डीपीएसपी पढ़ा, और डीपीएसपी में क्या था कि अलग अलग समय में जब संविधान संशोधन हुए तो उसमें कुछ कुछ अलग प्रोविजन जो है वह जोड़े गए, है ना। तब देखो कि जैसे कि मान लो 1976 की हम बात करें तो 1976 में जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो आपने ये लिख दिया कि इसमें 4 डीपीएसपी जो है वह जोड़े गए, आर्टिकल 39 में ए, 43 ए या फिर 48 ए, है ना, ये जोड़ेगा। अब यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन है मैं पूछा हुआ था, तो आपके अगर आप इस तरह के नोट्स बनाएंगे, ऐसी चीज़ें जो हम भूलते हैं या ऐसी चीज़ें जो हम भूल सकते हैं, अगर आपने उस चीज़ को नोट्स बना के पढ़ा, या फिर देखो नोट्स हम उस चीज़ की भी बनाएंगे जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ऑफिस टर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे आयोगों के अध्यक्ष को, उनका ऑफिस टर्म क्या होगा, कार्यकाल क्या होगी, आयु क्या होगी रिटायरमेंट की, आपने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में आपने उसको लिख लिया। तो जिस चीज़ में कंफ्यूज हो उसे हमेशा आपको नोट करके ही हमेशा उसके नोट्स बनाओ, और वो जो कंफ्यूजन है बच्चों आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपको पता है कि चलो ये आसानी से, ये चीज़ें ऐसी होती है कि पढ़ के एक बार में याद नहीं होने वाली, बाकी चीज़ें हो जाएगी। संविधान संशोधन कब क्या क्या जोड़ा गया ये याद नहीं होगा, इसकी टेबल बना लो। 76 में ये जोड़े गए, 44 में ये जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। आप देखेंगे कि जब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तब आपने अगर ऐसी क्लैरिटी कर रखी है, तब आपको ज़्यादा सही तरीके से आंसर जो है वह बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक और तरीका इसमें हो सकता है कि आप करंट अफेयर भी अपडेट कर लें, है ना। करंट अफेयर में जो आपने पढ़ा है आप चाहेंगे तो नोट्स में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लो, करंट अफेयर की 2 लाइन्स लिख लो कि अभी हाल ही में जो है वह ये मुद्दा चल रहा है। इस तरीके से आप इसमें जो नोट्स है वह बना सकते हैं। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो लक्ष्मीकांत का आपका पॉलिटी का बुक है, इसमें सिलेबस को ठीक तरीके से जो है यूपीएससी का कवर हो गया है। हाँ, मेंस के लिए समटाइम्स क्या होता है कि आपको करंट अफेयर, करंट इश्यूज को थोड़ा सा और एलोबरेट करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा और विस्तार में जानने की ज़रूरत होती है, तब जाके, और जैसे गवर्नेंस के इश्यूज है तब इससे कवर नहीं होते, है ना, तब इससे जो कुछ चीज़ें हैं वह कवर नहीं होती। हाँ, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सही बुक है, प्रीलिम्स के लिए चीज़ें हो जाएंगी कवर। करंट अफेयर तो आपको सभी सब्जेक्ट का पढ़ना है, सो इसका भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इससे कवर नहीं हो रही, वो हो सकता है कि आपको करंट अफेयर और बाकी सब चीज़ों से कवर करनी हो, या दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक करके कवर करनी हो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब देखो जैसे कि प्रेसिडेंट, आपको पता है एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको जो टाइम है वह भी ज़्यादा देना होगा। अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आपको टाइम इसके लिए ज़्यादा देना होगा। आप सोचेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन, जैसे कि पता है कि फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन आ रहा, जो प्रेसिडेंट है हमेशा क्वेश्चन आ रहा प्रेसिडेंट से, है ना। डीपीएसपी जो है ये इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका ज़्यादा वेटेज होता है, जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है। और एक और मैं आपको काम बताती हूँ बच्चों कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि करंट अफेयर में मान लीजिए कैग चर्चा में है, ठीक है, करंट अफेयर में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है चर्चा में है, तो आप देख लें कि जो मुख्य विवाद जो है वह हाल ही में किस विषय को लेकर बन रहा है। जैसे कि अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में जो कॉलेजियम पद्धति है इसको लेकर खासा विवाद चल रहा है, ठीक है, कॉलेजियम को लेकर। उपराष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ गया कि कॉलेजियम से बेटर, जब तक हमारे पास कोई एक सिस्टम नहीं बना लेते तब तक कॉलेजियम से ही जो जजेस हैं उसको हम नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो अब जो कॉलेजियम पद्धति है वह क्या है, तो करंट अफेयर से हमेशा फिर बेसिक पे आ जाओ। करंट अफेयर से जैसे ही कोई चीज़ आपने पढ़ी तुरंत लक्ष्मीकांत उठा लो और फिर उसमें से जो है वह देख लो कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक है वो ये है, उसका सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसको ज़रूर पढ़ो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं इसके पढ़ने के। आप
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं करना है, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से शुरू करना है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आप क्रम से ही पढ़ेंगे, है ना। ये हो सकता है कि अगर आपने एकदम बेसिक से शुरुआत की है तब चीज़ें आपको जो है वह उस लेवल पे आपको रिलेट नहीं कर पाते हो, तब ज़रूरत होती है कि आपके पास में कुछ बेसिक्स ज़रूर हो, ताकि आप फिर कोई भी टॉपिक पढ़ो तो वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, तसल्ली से एनसीईआरटी एक हफ्ते में पढ़ लो, उसके बाद लक्ष्मीकांत कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। अच्छा ये देखो कि इसमें जो है जैसे कि आर्टिकल्स का मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, डेली 5 to 10 आर्टिकल्स, जो भी आपकी जितना लग रहा है कि हाँ इतना मैं कर लूँगा वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट दिए है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। देखो टेबल ऑफ, अगर आप प्रेसिडेंट्स देखेंगे, वरीयता अनुक्रम देखेंगे, मतलब कौन सबसे टॉप अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग, उसके बाद कौन है, तो आप देखेंगे कि टॉप अथॉरिटीज़ जो है वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये भी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, संविधान संशोधन सब एक साथ लिखे हुए हैं। तो समटाइम्स क्या है कि आपने जब संविधान संशोधन आपने पढ़ लिया, समझ गए आप उसको क्या, उसके बाद समटाइम्स फिर देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन है और उसमें क्या क्या हुआ। तो धीरे धीरे क्या करो, एक साथ बैठ के, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आर्टिकल्स पे वीडियो बनाए, आर्टिकल्स अब बच्चों खुद याद करो, आर्टिकल्स पे वीडियोस, आप सोचें कि एक एक जो आर्टिकल है उस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करे, आप खुद क्या करो 5-5, 10-10 आर्टिकल्स जो है वो खुद से याद कर लो, है ना। ऐसे कर लोगे तो आपकी जल्दी से जो आर्टिकल्स है वे कवर हो जाएंगे। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में, कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, है ना, मतलब एक क्रम जो है वह लिस्ट जो है वह दी हुई है। यूपीएससी के क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, मेंस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो परफेक्ट है ये बुक आपको ये बताने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह पढ़ रही थी, और अगर मैंने मंत्री परिषद पढ़ा तो मंत्री परिषद में सारी चीज़ें मुझे याद थी, है ना, लेकिन उसके बाद भी हम समझ रहे हैं कि ठीक है ये मंत्री परिषद, ये सारी चीज़ें, अब उसमें से ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो हमें नोट करने चाहिए, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो जैसे कि नोट कर लो, सबसे पहली बात की आर्टिकल 74 जो है वह मंत्री परिषद की बात करता है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल की बात कर ली। फिर इसके बाद हमने एक और संविधान संशोधन देखा जो कि 2003 में हुआ था, जो कि 91 संविधान संशोधन था, और इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। किसकी 15% से? लोकसभा, है ना। सो ये आपने लिख लिया, तो मतलब इंपॉर्टेंट इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने नोट्स मेकिंग में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे कि कोई भी उसकी सदस्यता क्या होगी मंत्री बनने की, आर्टिकल 75 क्या कहता है, ठीक है। त्यागपत्र जो है वह ये किसको देंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा, तो इस तरह के कोट आप मेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से कुछ जो नोट्स है वह बना सकते हैं, एकदम क्रिस्प, एकदम शॉर्ट, ठीक है। जैसे कि देखो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है आपका, चैप्टर नंबर 20, मंत्रिमंडलीय समिति है, पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट की जब हम बात करेंगे लगभग 40 पेजेस का है आपका पार्लियामेंट। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि चलो मैंने 5-5, 6-6 जो टॉपिक्स हैं, लगभग इसमें आई थिंक 15 टॉपिक्स है ना। तो ऐसे कर सकते हो कि 5-5 टॉपिक्स जो है वह डेली कवर कर लो, क्योंकि इसमें आपका पार्लियामेंट में दोनों सदनों को भी पढ़ना है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, उसके सदस्यों के बारे में पढ़ना है, कंपैरिजन भी देखना है, सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ते हैं, पूरी लोकसभा राज्यसभा की प्रणाली भी पढ़ते हैं, प्रक्रिया पढ़ते हैं। इस वजह से ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और बड़ा भी है पार्लियामेंट, है ना। सो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि 2 से 3 दिन में कर लो पार्लियामेंट। इसके अलावा देखो संसदीय समितियाँ हैं, संसदीय मंच है, संसद, देखो फिर आपको ये देखना है कि चलो अब फिर संसदीय समिति से चलो क्वेश्चन आता है यहाँ तक, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। संसदीय मंच है, संसदीय समूह है, ये सब मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है, चलो इसको मत पढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख लो कि कौन से चैप्टर्स जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले कवर कर लो। फिर देखो जुडिशरी आ जाता है, तो जुडिशरी को पहले कर लो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से आपको एक होल जो सारा बेसिक्स है वह कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर इस पे आ जाओ, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का क्या सिद्धांत है, न्यायिक सक्रियता, ये सब एक साथ पढ़ लो। जनहित याचिका, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि टॉपिक्स अगर इंटरलिंक है और आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो उससे आप चीजों को भूल जाते हैं, आप कंपैरिजन उतने अच्छे से नहीं कर पाते। एक साथ पढ़ लोगे, चीजों को याद रहेगा और आप उसमें कंपैरेटिव जो स्टडी है वह अच्छे से कर पाओगे, है ना। फिर देखो सारी चीजें जो है वह स्टेट गवर्नमेंट की हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि आपने अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में अगर बच्चों आपने गवर्नर पढ़ा,
है ना। और आप प्रेसिडेंट को पढ़ चुके हैं, तो प्रेसिडेंट की जो स्थिति देश में है, गवर्नर की वही स्थिति स्टेट में है, दोनों ही संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों की शक्तियों के बीच में क्या है, फिर कोरिलेट कर लो टॉपिक्स को। जब तक एक टॉपिक पढ़ रहे हो तब तक एक ही टॉपिक पढ़ो, जब दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो पहला आप पढ़ चुके हो, आपकी उसमें जो चीजें हैं वह क्लियर है, बेसिक क्लियर है, फिर जाके गवर्नर को जब पढ़ लो फिर जाके कोरिलेट कर लो टॉपिक्स को, ठीक है। सीएम को जब पढ़ो तो इसको कोरिलेट करो पीएम से, राज्य मंत्री परिषद को पढ़ो तब जाके इसको कोरिलेट करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इससे क्या होगा, यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछती है उसमें कंपैरिजन जो है, कंपैरेटिव कोरिलेट करना टॉपिक्स को, ये एक बड़ा ही बेसिक नेचर रहता है उन क्वेश्चंस का। जितना इन चीजों को कर पाओगे, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ो तो आप जो पार्लियामेंट है, संसद है, इससे कुछ कंपैरिजन कर लीजिए, है ना। हाई कोर्ट पढ़े, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो आप जुडिशरी के साथ कर लें, तो यहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ ये दो इंपॉर्टेंट न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, और आपको ये भी पता है कि ये मेंस के टॉपिक्स भी हैं, तो आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हाई कोर्ट इसी के साथ कर लीजिए। अब देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, तो इसको भी आप दो दो चार चार जो बॉडीज हैं वह आप एक साथ कर सकते हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन कर लिया। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है ना, यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अवे नहीं पूछेगा, इन दोनों को साथ में पढ़ लो, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, ठीक है। फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है ना, ओबीसी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तो मानवाधिकार आयोग क्या है, राज्य मानवाधिकार, केंद्रीय सूचना राज्य सूचना आयोग। और हमेशा जब राज्य और राष्ट्र के बीच में पढ़ो तो इन दोनों में एक कंपैरिजन जरूर करो कि अगर मानवाधिकार आयोग राष्ट्र के स्तर पर पढ़ रहे हो, राज्य के स्तर पर पढ़ रहे हो, तो इन दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली कुछ एक दो अंतर ऐसे होते हैं जो हमेशा जुड़े होते हैं। इस तरह की संस्थाएं जब वो सेम काम कर रही है, बस उसका लेवल अलग है ना, तब आपको क्या करना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक जो कोरिलेट है कहीं ना कहीं से, उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस यही से आते हैं। क्लियर है। अब देखो अगर हम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस देखें, जैसे कि सहकारी समितियां क्या है, राजभाषा क्या है, लोक सेवाएं क्या है, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आपने रिट पढ़ा, रिट क्या है, लीगल ऑर्डर, व्हाट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, है ना। तो यहाँ पर रिट पढ़ा आपने, अगर आपने हिंदी में पढ़ा तो आपने क्या किया, जैसे कि यूपीएससी इस तरह से भी क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लेती है कि उसने मान लीजिए हम अधिकार परीक्षा की बात करें तो केवल वहां पे अधिकार परीक्षा नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह क्यू वारंटो जो है वह हिंदी में लिख दिया, ये इंग्लिश टर्म था। एक इनसाइट, एक तरीका ये हो सकता है कि समटाइम्स जब आप इस तरह की चीजों को पढ़े तो उसका इंग्लिश भी जाने, क्योंकि ये आपको हिंदी वर्ड नहीं मिलेगा यूपीएससी के लिए। यहीं पर थोड़ा सा जो इंग्लिश है वो आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने सीधा उसका इंग्लिश देखा, वहीं पर जो है वह साइड में लिख दीजिए, ठीक है। रिट का मतलब क्या है, आप उसको भी एक डेफिनेशन छोटी सी लिख सकते हैं इस तरह से, जो स्टिकी नोट्स हैं वह बना के। क्लियर है। एक और आप काम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इस टॉपिक को पढ़ा, इस पैराग्राफ को पढ़ा, है ना, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आया था, आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और अब जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यूज जो है वो आप अपने जो है वह साथ साथ में लगाते चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, आप कई तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं नेटी चैप्टर्स को जो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आप ये छांट सकते हैं इसमें कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, जैसे कि आगे राजनीतिक पार्टियां और उन सब का जो समूहों का दिया है, आप चाहे तो उसको छोड़ दें, बाकी चीज़ें जो है वह कवर कर ले। तो पहले चाहे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, और लक्ष्मीकांत को कवर करने के पहले जो आपका 11th का एनसीईआरटी है, स्पेशली आपको भारत का जो संविधान है ये पढ़ लेना है 5 स्टेप में। सबसे पहले हमने जाना कि सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग करनी है। अगर आपने इसके पहले तक नहीं पॉलिटी पढ़ा है, एक बार कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिटी जो है पढ़ लो उसमें, है ना। 4-5 चैप्टर पढ़ो, एकदम बेसिक से पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो, कुछ नहीं आ रहा है केवल पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ना तो आ ही रहा होगा ना, क्या लिखा है वो समझ में तो आ ही रहा होगा, केवल पढ़ो, नहीं मत ज्यादा कोरिलेट करो। सेकंड टाइम फिर कोरिलेट करो, है ना, कोरिलेट चैप्टर्स इन सेकंड रीडिंग।
सेकंड में आपको क्या कर रहा है कि जैसे कि प्रेसिडेंट पढ़ा तो गवर्नर से जो बातें बता चुकी है वही है, तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली साइमल्टेनियसली जो स्टडी है वह कर सकते हैं। और तीसरे में आप ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे जो फैक्ट्स है माइंड मैप से ये बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाए भी है कि आप चाहे तो याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके के फैक्ट लिख लें, आप चाहे तो कुछ इस तरीके के फ्लो चार्ट्स जो है वह डेवलप कर लें ताकि आपको एक ही बार में जो चीजें हैं वह याद आ सके, है ना। फिर आप कर सकते हैं, जब आपने ये सब कर लिया फिर आपने देखा कि यार ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको और भी ज्यादा टाइम देना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि प्रेसिडेंट है ना, जैसे कि डीपीएसपी है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझते हुए ज्यादा समय दो, उसको बार बार पढ़ो। पता है कि यहां से क्वेश्चन जो है वह आते हैं और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं बार बार उन सभी जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये देखें कि गवर्नर बनना है या फिर कोई व्यक्ति जो है वह प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर अगर बनना चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है, तब उसके लिए क्या एज क्राइटेरिया हो, उसके लिए आयु क्या हो, है ना। ये हम भूल जाते हैं, सभी के साथ है ये चीज़ें, क्योंकि समटाइम्स आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो है वह डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तब आपने क्या किया, इस तरह की चीज़ों की एक टेबल बना लो। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लास्ट में, उन सभी को अगर आप टेबल फॉर्म में याद कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि लास्ट में हमने देखा कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, देखो इसको हम करते हैं, ठीक है, संवैधानिक निकाय। अब आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है, संवैधानिक निकाय। इसके लिए बच्चों अगर आप चाहें इस तरीके से एक जो टेबल है आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल कर लें और उसमें आप चाहे तो इस तरीके से जो बॉक्सेस हैं वह बना लें। अब यहाँ पर आप किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने 1 2 3 4 करके इसे याद कर लिया, या फिर अगर 5 आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ चुके हैं तो उनके बारे में लिख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया कि चलो मैं यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, और ये पढ़ लिया। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो फॉर्मेशन है वह कैसे होगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लें कि इसका जो गठन है वह कैसे करेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें जो सदस्य है वह कौन कौन होंगे, इनकी जो योग्यता है वह क्या क्या होगी, है ना। सदस्य जो है वह कौन कौन होंगे और इनकी जो योग्यता है वह क्या होगी, और आगे आप लिख दें कार्य, ठीक है। आप चाहे तो कार्यों के साथ साथ ये वाला जो बॉक्स इसको थोड़ा सा जो है वह बड़ा बनाएं ताकि आप यहाँ पर करंट अफेयर को भी ऐड कर सकें। आप इस तरीके से संवैधानिक जो निकाय है वो कंप्लीट कर लें। तो देखो पढ़ने के तरीके जो है वह कई होते हैं और वो खुद से भी निकल कर आ जाते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने आप आइडियाज आते हैं कि चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो अगर आपने मान लीजिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर ली, फिर उसको एक जो चार्ट है वह प्रिपेयर कर लो। और यहाँ पे देखो मान लीजिए करंट अफेयर में मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य थे उनकी योग्यता में कुछ चेंजेस आए, तो अब आपको पुराना भी लिख लेना है और उसमें करंट अफेयर में न्यू लिख लो कि अच्छा अब जो चेंज है भाई ये हो गया। तो पूरी संभावना है कि जब क्वेश्चन आएगा तब वहां से आएगा। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है वे पूछे जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकायों की पूरी एक लिस्ट बना लें। जिस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं उसकी लिस्ट बना के ही पढ़ना है, उसके नोट्स बना के ही पढ़ना है। आपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा, आप भूल रहे थे किस बात को, कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो संख्या है वह कितनी होगी। आपने क्या किया कि इंपॉर्टेंट चीजों को लिख दिया, आर्टिकल्स लिख दिए और 91वां संविधान संशोधन लिख दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपने बिल्कुल छोटा सा एक पेज बस तैयार कर लिया, है ना। तो जब आपने, अब आपको 4 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं, बुक उठाने की जरूरत नहीं, आपने केवल अपने शॉर्ट नोट्स उठाए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये 4 बातें जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार आपको लगता है कि अब रिविजन की जरूरत है, सबसे पहले तो पढ़ लो, है ना, चीज़ों को कोरिलेट कर लो। जुडिशरी कर लिया, एनसीईआरटी से कर लिया, आपने स्टैंडर्ड बुक से कर लिया, लक्ष्मीकांत से कर लिया। आप उसके पीवाईक्यूज जो है वह साथ साथ देखते जाए। पीवाईक्यूज आपको इंसाइट देते हैं कि अब जो क्वेश्चन है वह और कैसे पूछा जा सकता है, समझ में आ जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। जब हमें ये समझ में नहीं आता तब पीवाईक्यूज हमें बताते हैं। और याद रखो, जो आप मेंस का सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लक्ष्मीकांत में अगर नहीं है तो उन टॉपिक्स को आप करंट अफेयर बाकी जगह से
बाकी जो रिसोर्सेज है वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम तो आपके कवर हो जाएंगे। सो पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पर डिपेंड हो सकते हैं। अगर एक वर्ड में मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर डिपेंड पूरी तरीके से हो सकते हैं, है ना, तो आप ऐसे लक्ष्मीकांत जो है वह अपना कीजिए। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं इस बुक को लेकर तो आप कमेंट कीजिए, है ना, बाकी आपका जो आंसर है वह दिया जाएगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सूचना, आप सभी को लगता है कि मैम लक्ष्मीकांत आप खुद भी करा दीजिए, तब ऐसे में 11th-12th का पहले एनसीईआरटी अभी चल रहा है इस चैनल पर। जैसे ही वह कवर होगा, 11th का कवर हो चुका है, 12th का एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुका है, फ्राइडे सैटरडे आपको सेशंस मिला करते हैं। और जैसे ही ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम लक्ष्मीकांत की बुक सीरीज बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तो आपको एक छोटा सा आइडिया दिया कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है ना, कैसे आपको पीवाईक्यूज जो है वह वहाँ से सॉल्व करने हैं। आगे सारी चीज़ों को हम खुद भी करेंगे साथ में। तो स्टैंडर्ड बुक का जो है 12th के बाद आपको ये बुक सीरीज जो है वह बहुत जल्द मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।